बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सऊदी वली अहद समेत कई ममालिक के सरबराहान शरीक हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी हुई है, जबकि साग डार साहब की जानिब से कहा गया है कि अफसोसनाक होगा कि अगर अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस सिर्फ तकरीरों पर ख़त्म होगी। देखिए, ये जो आज बज़ाहिर ऐसा लगता है जी कि तमाम तर जो सफारती कोशिशें थीं वो शायद ख़त्म हो जाएं और ये मामला जो है ये बड़ी जंग या बड़े तसादुम की तरफ दोबारा चले जाएं। जी अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है कि अभी जब हम भी बात कर रहे हैं तो इजलास वहाँ पे जारी है कतर में, और वहाँ पे तैयब उर्दुगन भी हैं, वहाँ पे अनवर इब्राहिम भी हैं, वहाँ पे ईरान के मसूद पज़ेश्कियाँ भी हैं, वहाँ शिया सुदानी भी हैं इराक़ के, वहाँ पर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी हैं जी और इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सिसी भी हैं, और सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म जो हैं वो मोहम्मद बिन सुलेमान भी हैं, और तमाम मुल्कों की क़यादत मौजूद है। लेबनान के जनरल जोसेफ एयों भी हैं और अहमद शरा भी हैं सीरिया से। लेकिन आज कल मार्को रूबियो जो हैं वो कल का दिन तो उन्होंने ज़ाहिर है वो कोई ऐसी उनकी मसरूफियत सामने नहीं आई, सवाए इसके कि वो जो दीवार गरिया है, विलिंग वॉल, जो कि अच्छा इसको क्रिश्चियंस ने नाम दिया है, ये सही जो विलिंग वॉल का नाम है ये क्रिश्चियंस की तरफ से दिया हुआ नाम, ये जो ज्यूज़ हैं उन्होंने ये नाम नहीं दिया। तो ये जो है ये दीवार गरिया जिसके किनारे या जिसके तरफ खड़े होके वो रोते हैं, और वो जो है वो दीवार गरिया, ये जो दीवार गरिया जहाँ पे नेतन्याहू भी साथ थे, और नेतन्याहू के साथ जो है वो मार्को रूबियो और उनके जो इसराइल में अमेरिकन एम्बेसडर, अब वहाँ पर ये जो दीवारें गरिया है, ये जहन में रहे कि ये जो दूसरा टेंपल जब गिरा है, ठीक है, तो उस दूसरे हैकल सुलेमानी की जो अगर कोई बाकियात मौजूद हैं तो वो ये उसकी एक वेस्टर्न वॉल है, और ये कुरे अर्थ पे सबसे मुकद्दस जगह है यहूदियों की, और ये जो वेस्टर्न वॉल है ये ज़ाहिर है कि मशरकी यरूशलेम शहर जो है वो इसराइल जब बना तो फिर उसके बाद 48 में एक हिस्सा इसराइल जो है वो ले गया, उसके 48 की जंग में, फिर 67 की जो जंग है उस 67 की जंग में फिर वो और आगे आ गया, तो बॉर्डर जो है 73 की जंग जो यौन कपूर की हुई उसमें भी, तो इसराइल जो है वो अपने बढ़ाते और फिर अल्टीमेटली जो है ये माहदे वगैरह सारे होते रहे, जो इजिप्ट के साथ हो या जॉर्डन के साथ हो या अब्राहम अकॉर्ड हो। बाय द वे आज अब अब्राहम अकॉर्ड के 5 साल हो गए। 15 सितंबर 2020 को 2 मुल्कों के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात। इनके साथ जो है वो जो
वाइट हाउस की बालकनी में जो हैं वो दो मुल्कों के वज़राए ख़ारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के, और साथ नेतन्याहू, उन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी, ये आज ये 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर अब हम आ गए 15 सितंबर 2025 और मार्को रूबियो से बात शुरू करते हैं कि वो दीवार गरिया पे जो है उन्होंने कल चक्कर लगाया, वहाँ पे दुआ वगैरह पड़ी और फिर उसके बाद जो है वो आज उनकी बाकायदा, कल भी यकीनन मुलाकातें हुई होंगी लेकिन आज उनकी बाकायदा तमाम रोज़ जो है उनकी मुलाकातें जारी रही। कोई एक 1-on-1 उनकी मुलाकात तवील नेतन्याहू के साथ हुई, मार्को रूबियो। अच्छा, मार्को रूबियो जो है वो ज़हन में रहे कि मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी खारजा भी हैं, सेक्रेटरी स्टेट भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं माइक वॉल्स के जाने के बाद, जो कि इसराइल को खबरें पहुंचा रहा था। यानी उसको इस इल्ज़ाम पे हटाया गया था, ये ज़हन में रहे कि वो बराह रास्त मोसाद के लिए या इसराइल के लिए वो काम कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। बहरहाल मार्को रूबियो जो है वो, मार्को रूबियो ज़ाहिर है उस दिन जब वज़ीर आज़म कतर गए थे, वली अहद और वज़ीर आज़म कतर जो भी मेज़बान हैं दोहा में, तो ये इनके साथ मुलाकात भी हुई थी उस दिन रात को अशाइये के बाद, जो हमने बात की थी कि जेडी वेंस और मार्को रूबियो के साथ वो हमें नज़र आए थे जी। उसके बाद वो वहाँ से मार्को रूबियो इसराइल आ गए थे और इसराइल में कल उन्होंने फिर ये यहाँ का दौरा किया यरूशलेम का, और आज उनकी तल अवीव में बड़ी तफसीली मुलाकात हुई नेतन्याहू से। नेतन्याहू से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद जो है उनकी जो है वो बाकी भी लोग उनके जो है रॉन दैमर और ये और वो सारे, लेकिन अब ये मामला सारे इररिलेवेंट इसलिए हो गए कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि कतर के साथ मामला तय करते हुए ख्याल रखें वो हमारा इत्तेहादी है। दूसरी जो बात है वो ये कि मार्को रूबियो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्तसर सी, तवील नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू के साथ, और उसमें नेतन्याहू ने 3-4 बातें ऐसी कहीं जो कि बहुत अहम। पहली बात तो नेतन्याहू ने कहा कि हमें कहीं भी हमास के रहनुमा मिलेंगे हम फिर हमला करेंगे और फिर हमला करेंगे और फिर हमला करेंगे, ठीक है, सेक्रेटरी स्टेट के सामने। दूसरी जो बात उसने की, उसने कहा कि ये जो हमला है जो हमने किया है जी। इसराइल ने कतर पे, इसको नाकाम ना समझा जाए बल्कि एक पैगाम समझा जाए, और उसकी वजह यह है कि हमें किसी किस्म की कोई पशेमानी नहीं है, और हम दोबारा ये बात करें कि हमने मैसेज दिया है हम फिर हमले करेंगे और फिर करेंगे। ये बात मार्को रूबियो के सामने उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू ने कहा कि उसने तस्लीम किया कि हम आइसोलेशन में जा रहे हैं और हमें शदीद माली नुकसान इस वक्त हो रहा है इसराइल को, और सफारती तौर पे भी हम तना हो रहे हैं, इसराइल तना हो रहा है, लेकिन ये है कि हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे, हम जंग करेंगे और कोई फ़लस्तीनी रियासत और कोई भी किसी चीज़ को हम तस्लीम नहीं करते, बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो जब ये हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आज सुबह से लेके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो है वो 26 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे और मज़ीद बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा था। और यहाँ पर ये अरब जितने हैं सारे इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक, इनका इजलास हो रहा था। लेकिन एक बात नेतन्याहू ने ऐसी कही जो मेरे लिए गैर मुतवक्को थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी हो तो नेतन्याहू ने एक जुमला उसमें से कहा जो मतलब वो
बात तो बढ़ाते 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 आगे गया ना, लेकिन एक बात फिर उसने आगे से कही, और उसने कहा कि ये कतर और फ़लस्तीनियों और बाकी जो मुल्क हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ इनकी मदद, खामोश मदद, अब उसने पता नहीं इंटेलिजेंस कहा या जो भी उसने कहा जो खामोश मदद इनकी एक मुल्क कर रहा है, और उसका उन्होंने नाम लिया और कहा कि चाइना इनकी मदद कर रहा है। ये जितने इसराइल के ख़िलाफ़ हमले हो रहे हैं उनके पीछे चाइना भी है, चाइना का नाम लिया बाकायदा। ये ज़हन में रखें कि चाइना जो है वो उन मुल्कों में से है जो बाकायदा, चाइना बड़ा, आपको पता है, बड़े सॉफ्ट उनके जुमले और तरीके से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, लेकिन गज़ा के मामले पे वो इसको जेनोसाइड, ठीक है, वो जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए इसको वॉर क्रिमिनल। चाइना बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता है इस गज़ा और दो रियासती हल का हामी, और बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता है ये गज़ा में जो कुछ हो रहा है। तो इसने कहा कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं उसमें चाइना भी है। अब ज़ाहिर है कि मार्को रूबियो ने इस पर कोई बात नहीं की, वो बहरहाल मार्को रूबियो ने वही बात की कि हम जो है वो साथ हैं और हमारे ताल्लुकात आपसे अच्छे रहेंगे। उसके बाद मार्को रूबियो वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन सवाल यह है कि मार्को रूबियो कहाँ गए जी? मार्को रूबियो कतर पहुँच रहे हैं। ये जैसे ही इजलास ख़त्म होगा तो मार्को रूबियो कतर पहुँच जाएंगे। अभी हो सकता है यूएस एम्बेसी में हो, लेकिन उनका जो अगला स्टॉप है वो कतर है, या वो रास्ते में कहीं रुके हों किसी जगह, लेकिन वो आज रात को, आज शाम को वो कतर में होंगे। उस वक्त तक देखना यह है कि ये अभी तक मार्को रूबियो की सिर्फ कतर में ही मुलाकातें हैं, अभी तक उनका किसी और मुल्क के का ऑफिशियल विजिट का ऐलान नहीं हुआ। कतर का भी एक्चुअली ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो रवाना कतर हो गए। आज वो कतर, इसराइल से कतर पहुंचेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी यहाँ पे एलामिया जारी होता है या जो भी मामला तय होते हैं, इनको भी यकीनन इल्म है कि मार्को रूबियो वहाँ से पहुँच रहे हैं। और जो तुर्किया में, जो तुर्की और सीरिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं कतर में, और वो जो हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस किसी तरह से हालात को ख़राब होने से रोका जाए। और वो जो है वो यहाँ पे एक लिपापुती वाला हिसाब किताब और वो सारे के मामलात किसी तरह बिगड़े ना, किसी तरह ख़राब ना हो, किसी तरह से जंग रुक जाए, आगे ना हो, ये तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये है कि ये मामला जो हैं ये ख़राबी की तरफ बज़ाहिर जाते नज़र आ रहे हैं। सही। अच्छा, इसलिए उसकी वजह यह है कि अब ऑप्शंस कम हो गए हैं, यानी बात गज़ा से बढ़ गई है जी। गज़ा से बात अब बढ़ चुकी है, और जब ये कह दिया उसने खड़े होकर नेतन्याहू ने कि हम तो फिर, मतलब है कि वो उधर से ट्रम्प कह रहे हैं कि एहतियात करें, एहतियात करें, कतर हमारा दोस्त है, यानी ये नहीं कि आप कहीं पर और हमला ना करें, रोक दिया नहीं, आप एहतियात करें कतर के साथ मामला तय करने में, कतर हमारा लाए है। और ये नेतन्याहू बार बार खड़ा होकर कह रहा है वहाँ पे, और मार्को रूबियो ने उनको इंटरप्ट भी नहीं किया कि हम फिर हमला करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। अच्छा, अब मसला, अब ऑप्शंस ख़त्म हो गए, सबके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखें कि अच्छा, हमास की जो लीडरशिप है इस वक्त, वो एक अरब मुल्क में ही है। सही। ठीक, और वो आप समझ लें कि वो बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ मतलब वो बिल्कुल सिक्योर है। और ये एक ऐसा काम हुआ है, ये एक ऐसा काम अब हो चुका है जो अब सबके हाथ से निकल गया। देखिए, जो हमास है ना, ये आप भूल जाएं इस बात को कि हमास के कितने लोग, कितने रहनुमा शहीद हो गए, कितने शहीद नहीं हुए, क्या हुआ, कितने, छोड़ दें। हमास पहले से ज़्यादा मजबूत होके
पूरे इस खत्ते में अपनी एक जड़ें मजबूत कर चुकी है, जिसका शिद्दत से कई इस्लामी ममालिक को भी अंदाजा है। और अगर इन्होंने अब इस वक्त इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई प्रॉपर एक्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत जितना इस खत्ते को देखा है मैंने और पढ़ा है और खाक छानी है इतने साल यहाँ पे, मैं आपको बताऊं कि हमास सबसे ताकतवर बन के अब उभरेगी। अच्छा, उसकी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि हमास जो है वो शेख अहमद यासीन ने कायम की थी, और शेख अहमद यासीन जो है वो अखवानुल मुस्लिमून, जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड, उससे वो वाबस्ता थे। और ये उस दौर की बात है जब गज़ा और मिस्र एक थे, तो सारे लोग जो गज़ा में पैदा होते थे वो मिस्र में थे, और मिस्र और गज़ा और ये सारा सिलसिला। ये तो बाद में जो जंगें हुई हैं उनके नतीजे में गज़ा छिना है, और फिर 2005 में वापस हुआ है, यानी उसमें से इसराइल निकला है। वो तो गज़ा तो बाद में छिना है ना, इजिप्ट के पास है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि वो गज़ा में पैदा हुए और एक ख़ास एज ग्रुप के लोग, तो इसका मतलब है वो इजिप्ट में पैदा हुए। इजिप्ट था वहाँ पे, फ़लस्तीनी इलाका था, काफ़ी खुद मुख्तारी भी थी, लेकिन बहरहाल इजिप्ट वहाँ पे मौजूद था। 67। अच्छा, अब अखवानुल मुस्लिमून जो है उसको 97 साल 27, उसको आप समझें कि कोई 98 साल हो जाएंगे उसको। 27 से अगर शुरू करें तो 1927 में अखवानुल मुस्लिमून कायम हुई थी। सही। सैयद हसन अल बना, और 98 साल से वो तहरीक मौजूद है और मजबूत से मजबूत हो रही है। आप देखें ना, अभी पूरा जो वेस्ट एशिया या ये पूरा जो, अगर आप कहेंगे सबसे मजबूत कोई एक तो वैसे सियासी जमातें नहीं होती मुल्कों में, अरब मुल्कों में, और लेकिन अगर कोई एक सियासी जमात है, एक तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है ना, वो तो PLO तो ख़त्म होके फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का हिस्सा बन गई थी फतह, वो तो अथॉरिटी है, वो तो रूल कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन बहरहाल PLO भी कह सकते हैं कि है, लेकिन बाकी तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कहीं अदर देन तुर्किया ये वक्त। तो अखवानुल मुस्लिमून जो है वो आप ये देखें कि वो हमास की शक्ल में वो मौजूद है, और उसी से डायलॉग भी हो रहा है, उसी का नाम भी लिया जा रहा है, उसी के लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, उसी के लोग अटैक भी हो रहे हैं, और ये हो रहा है 98 साल के बाद। अच्छा, अब अखवानुल मुस्लिम सैयद जो हसन अल बना, सैयद हसन अल बना जो है वो और रशीद रदा और ये सारे जो लोग, राशिद रदा और ये सारे उनके साथी, और ये जो हैं, ये जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो रहा था, तो ये अरब ममालिक पैन अरबिज़म की तरफ एक था, लेकिन उसके साथ एक बाज़ाब्ता इनके जहन में एक नज़रिया भी था। और ये जो है ये अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्या वजह है जिसकी वजह से अखवानुल मुस्लिमून को, एक तो हिस्ट्री शुरू से इनकी तारीख़, और दूसरा ये है कि जो यानी जो इस्लाम के बारे में जो इंटरप्रिटेशन है, ये इमाम अहमद हम्बल को ही मानते हैं। इशू एक ये भी है, इमाम अहमद हम्बल को ही मानते हैं जिनको सबसे ज़्यादा अरब ममालिक में, और ये इमाम तैमिया को ही मानते हैं जिनको कई अरब ममालिक में, या जिनको इमाम अब्दुल वहाब, यानी नज़रियाती तौर पे जो रशीद रज़ा हैं, और उनका जो रिसाला था जी। अच्छा, उनका मैगज़ीन था जिसका नाम था अल-मनार, जिसके नाम पे ये TV स्टेशन वगैरह हिज़्बुल्लाह ने कायम किया, अल-मनार के नाम से रिसाला। तो वो जो है ना, उनकी यानी उनसे मुतासिर थे, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस्लाम की जो थी वो उस नुक्ता नज़र से ज़्यादा मुताबिकत रखती थी।
फिर ये हुआ कि अख़वानुल मुस्लिमून जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए ये सारे के सारे। और ये जब यहाँ पे न इसराइल कायम हो रहा था तो उसके बाद ये लड़े इजिप्ट की फ़ौज के साथ। फिर लेकिन बाद में ये हुआ कि जब वो जंग बंदी हुई और वो दरमियान में वो ग्रीन लाइन से बॉर्डर्स तकसीम किए गए यरूशलेम के, तो इनके फिर मसाइल पैदा हुए। और इन्होंने जो है वो नौकरश पाशा जो कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर थे वो वहाँ पे जो है वो कत्ल हो गए। और पता चला कि उसमें अख़वान के ही अख़वान का ही हाथ था। उसके बाद ये हुआ कि मुज़ाकरात शुरू हुए, आपस में मसाइल खड़े हुए। ये उनका था कि सरेंडर कैसे किया और इजिप्ट को कैसे सारे मुल्कों ने कैसे मतलब शिकस्त कैसे हो गई है 48 के बाद। ये बड़ी एक वहाँ पे बड़ी रिजेंटमेंट थी। उसमें सबसे आगे जो है वो अख़वान के लोग थे, क्योंकि अख़वान के लोग साथ लड़ रहे थे फ़ौजों के। यानी ये ज़ाहिर इनकी अपनी फ़ौज तो नहीं थी, लेकिन ये जो फ़ौजें अरब मुल्कों की फ़ौजें थीं ये लड़ रहे थे और ये सरेंडर के ऊपर इनके मसाइल पैदा हुए। ये सरेंडर या एग्रीमेंट जो भी तय हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया। उसके बाद ये मुज़ाकरात वगैरह शुरू हुए। तो हसन अल बना जब अपने साथी के साथ एक मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे, पहुँचे किसी जगह, तो वहाँ पता चला कि उनको शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि एक जो है वो इसराइल के हवाले से ख़ास एक नुक्ता नज़र इनका और अरब ममालिक के और बाकी दरमियान में कि आपने कैसे माना कैसे नहीं माना। वो एक फिर ये हुआ कि काफ़ी अरसे तक पाबंदियाँ रहीं, पाबंदियों को ये मानते नहीं थे, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद ये कि लेकिन फिर दूसरी क़यादत उभरी। दूसरी क़यादत जो उभरी तो वो जो है वो फिर जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के आए तो उनके वो साथ थे। लेकिन जब ये कू हुआ जमाल अब्दुल नासिर का, बयान होता है कि जो हसन अल बना का जो कत्ल हुआ उसके पीछे किंग फारूक और बाकी लोगों का हाथ था, लेकिन इसका कोई ये बहरहाल बात चलती है रमल को। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये तहरीक सर्वाइव कैसे करी, इसने की है। उसके बाद ये हुआ कि सैयद कुतुब जो है वो जमाल अब्दुल नासिर के पहले साथ थे, फिर इख्तलाफात पैदा हुए। फिर यह है कि वो कोई बगावत या कत्ल की कोई ऐसे सिलसिला हुआ, लेकिन यानी कोई कोशिश हुई, कोई बगावत की हुई, उनको कत्ल करने की कोई कोशिश हुई। उसके नतीजे में सैयद कुतुब को भी वहाँ पे फांसी दे दी गई। अच्छा, फिर कई साल गुजर गए, पाबंदियाँ, कैद, आगे पीछे, अख़वान इधर उधर करते 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 मतलब आप सोचिए ना कि 30 की दिहाई 40 की दिहाई, उस वक्त 2-2.5 लाख बंदा तो इनका उसी वक्त 48 में ही इनके पास थे इनके बहुत। उसके बाद जनाब 50 की दिहाई और 60 की दिहाई और 70 की दिहाई और 80 की पाबंदी हैं और 90 की दिहाई और 2000 की सदी शुरू होती है और सारा कुछ करते कराते इलेक्शन होते हैं। तो पता चलता है आपको कि गजा में हमास जीत गई, जो कि अख़वानुल मुस्लिमून से ताल्लुक़ है। इलेक्शन हुआ, हमास जीत गई गजा में, और अख़वानुल मुस्लिमून यानी आप देखें ना कि यानी अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई। इस्माइल हानिया और ये सब तो अख़वान से रिलेटेड, हमास तो अख़वान से रिलेटेड है। अच्छा, इजिप्ट में इलेक्शन हुए 2010 के बाद, जब ये अरब स्प्रिंग और ये सारा सिलसिला हुआ 2000 फैलना शुरू हुए, तो मुख्तलिफ मुल्कों में हुस्न मुबारक का तख्ता गिरा उधर 2011-12 जब भी, तो उधर मोहम्मद मुर्सी आ गए अख़वानुल मुस्लिमून। और मोहम्मद मुर्सी कुछ महीने साल के करीब लगभग वो रहे। उसके बाद वो मुजाहरे वगैरह शुरू हुए। उसके बाद वो मुकदमों का करते करते 2019 में फिर उनको अदालत में ही उनका बयान होता है, जेल ट्रायल में उनका वो हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो ये जो है ना, ये हमास या अख़वानुल मुस्लिमून, इस पूरी ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके नतीजे में अगर कोई इमर्ज हो रही है ना, तो वो अख़वान पावरफुल हो रही है। ये इस बात का शायद सबको अंदाज़ा है। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा करना है, और वो नहीं करेंगे तो अख़वान ही, देखें अभी भी अमेरिका अख़वान से बात कर रहा है। अभी भी आप देखें कई अरब ममालिक हैं
जो कि जहाँ पे अखवान पे पाबंदी है, लेकिन वो अखवान को खामोशी से सपोर्ट करते हैं। पाबंदी है लेकिन सपोर्ट आप नाम नहीं ले सकते, फंडिंग होती है, सपोर्ट करते हैं। और उसकी मैंने आपको उसकी वजह बताई ना कि नजरियाती तौर पे एक तो इमाम हम्बल और इमाम तेमिया वाला, या तो ना कि आप कहेंगे कोई बरेलवी कोई दूसरा कोई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही। अच्छा, अब वो जो पावर है, वो जो अरब स्ट्रीट या बाकी सब, वो उस सब का अंदाज़ा है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिसके नतीजे में मतलब जो मोनार्की जो बाकी जो ममालिक हैं उनके सरबराहान जो हैं वो, क्योंकि ये जो एक स्ट्रगल इसमें आप ये मैंने आपसे कहा ना, हसन अल बना, सैयद कुतुब, मोहम्मद मुर्सी, सब आप एक तरफ वो जो इमर्ज होती रहती है ना, या सनवार उधर, जो खालिद मिसाल तो भी हयात हैं, लेकिन बाकी इस्माइल हनी वगैरह, जो क़यादत इमर्ज होती रहती है ना, वो खुद ब खुद इमर्ज होती रहती है, ठीक है ना। यानी कसाम ब्रिगेड बन गई तो आप आगे समझ सकते हैं कोई आईएस अनवर ब्रिगेड बन जाएगी, कोई इस्माइल हानिया के नाम, और 100 साल, ठीक है ना। वो तो 1898 में वो तो अलमनार शाया होना शुरू होता, रिसाला जो था, राशिद और रदा तो उस वक्त से एक्टिव थे, फाल थे। फिर कायरो में इनकी मुलाकात हो गई थी दोनों की, उनकी भी और हसन। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप वक्फा लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वापस अगर ये यहाँ नहीं कहते, इनका ये ख्याल है कि हमास ख़त्म, हमास स्ट्रॉन्ग हो रही है। मैंने आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए ना कि फांसी लग गई, फांसी लगा दी, सही तो उसके बाद ऐलान हो गया कि इसके बाद का अखवान का नाम नहीं होगा। अखवान आगे कई दिहाइयों बाद इलेक्शन होता है, फिर हमास जीत गई, हौजा में भी जीत गई, मिस्र में भी। इसलिए ये इसको मसला फ़लस्तीन को हल करवाना ज़रूरी इसलिए है इन सारे मुल्कों के लिए कि ये मामला फिर ग्रे जोन वॉरफेयर में चला जाएगा। अभी भी इसको इसराइल ग्रे जोन में ले गया है ना, पेजर फट रहे हैं, धमाके पेजरों से हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को जो है वो जहर दिया जा रहा है, वहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर है ना। ये कोई आप समझें कि मतलब ये तो एक तरह से जेनोसाइड हो रहा है, ये सारा जो कुछ हो रहा है, तो इसराइल तो ले गया है ना वहाँ पे, कतर में जो कुछ हुआ है, मोसाद ऐसे, इसमें ग्रे जोन वॉरफेयर को में अगर वो दूसरी साइड चली गई, दूसरी साइड तो इस ग्रे जोन वॉरफेयर में, क्योंकि वो तो फदाइन, आपको पता है कि वो खुद कुछ हमलावर नहीं, उनके लिए लफ्ज़ से इस्तेमाल होता है फदाइन। जी, ब्रेक के पार्ट से डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से, मामला ख़राब हो जाएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि हालात जंगों की तरफ ही जा रहे हैं, कोई सियासी हल नहीं है। पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूँ, अखवान और सैयद हसन अल बना के हवाले से। बाकी वो इमाम अहमद हम्बल और इमाम तेमिया, उनसे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर और उनकी यानी उनको जो है फॉलो करते रहे। लेकिन हनफी, मालिकी, इमाम मालिक, इमाम सारे जो हैं, तो उनकी जो स्टडी अगर आपने करें तो उसमें आपको वो किसी एक जो है वो मकतब है नज़र के लोग ने डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा वो जो है वो इमाम हम्बल को और इमाम तेमिया को फॉलो करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमाम अब्दुल वहाब जो है वो नजद में यहाँ पे इमाम तेमिया को और इमाम हम्बल को करते थे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि वो वहाँ पे चूँकि मोहम्मद अब्दू, हसन रशीद रदा और हसन बना, ये चूँकि इजिप्ट में ज़्यादा शाफ़ई हैं, तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, उनसे वो चूँकि इन्वायरमेंट इजिप्ट में वो है तो उनसे भी वो बहुत मुतासिर हुए। और रशीद रदा जो कि पढ़ाते थे जामिया अज़हर में, तो इसलिए वो वहाँ पर शाफ़ई ज़्यादा। तो मतलब मेरे कहने का सिर्फ मतलब सिर्फ ये है कि जो नज़रियाती तौर पे बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है,
ठीक है ना। अरब तहरीक जो है ये पैन अरबिज़म जब लेके चले थे तो वो, लेकिन ये कि चूँकि ये पॉलिटिकल एक मूवमेंट थी और इमाम तैमिया के हवाले से उसमें ज़ाहिर है कि ख़ास अंदाज था, तो इसलिए वो मुख्तलिफ अरब ममालिक में पाबंदियाँ भी लगती रहीं, सारा सिलसिला चला। अब आ जाएंगे क्या वहाँ पे, देखें अमन का रास्ता जो है वो ये है इस वक्त, अगर इसको इस मामले को यहाँ रोक सकता है कोई, तो टॉम बैरक जो टर्की में और सीरिया में US एम्बेसडर हैं वो कतर में है। इससे ज़्यादा अच्छा ना कोई वक्त है ना कोई मौका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो देखें स्टीव वित्कोफ भी जब प्लान लेके चले और इतने राउंड हुए और होते गए तो आखिर कहीं ना कोई सारी बातें तो ये होंगी। और फिर UAE ने कहा कि आप जो है वो मगरबी किनारे को की एनेक्सेशन नहीं करेंगे, UAE ने कहा, उसके वो पीछे हटे। लेकिन एक इशू ये है कि जो भी कुछ है वो तो मगरबी किनारा है, और मगरबी किनारे में इसलिए कि वहाँ पे यरूशलेम है, और यरूशलेम जो है वही बैतुल मक़दस है, और वहीं पर वो जो है वो थर्ड टेंपल बनाना है और वहीं सारा। तो अब इस ऐलान का क्या करना है? ये जो 2018 के 2 ऐलानात हैं, 15वां मिसाल के तौर पे अगर स्लाइड हम देखें तो वाइट हाउस की स्लाइड है 15th। तो वाइट हाउस की का जो अलामिया है ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त एक ऐलान कर दिया। बाज़ दफ़ा होता है ना कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो बस वो हो जाती हैं, हो गया, उन्होंने ऐलान किया। वाइट हाउस की स्लाइड अगर हम दिखा सकें, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप कीप्स हिज प्रॉमिस टू ओपन US एम्बेसी इन यरूशलेम इसराइल। उन्होंने ऐलान कर दिया था 2018 में कि जो एम्बेसी होगी वो शिफ्ट होगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप kept his promise by recognizing Jerusalem as Israel's capital and opening the US embassy there. New York Times 16, Trump recognizes Jerusalem as Israel's capital. अब ये and orders US embassy to move. उस वक्त जो है, और फिर उसके बाद वो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए सारे। अब वो सूरत हाल 2025 में बिल्कुल मुख्तलिफ है। 3 लाख या 2.5 लाख लोगों का लहू बह चुका है, और UAE स्टांस ले चुका है। UAE जो है, जो उसने कहा है कि आप मगरबी किनारे की एनेक्सेशन नहीं करेंगे, जिस पर इसराइल पीछे हटा है। तो ये आप छोड़ दें वो अब्राहम अकॉर्ड वो एक तरफ रह गई चीज़ें सारी, जो ग्राउंड पे हो रही हैं चीज़ें वो बड़े खौफनाक तरफ चले जाएंगे सारे मामला। अब इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को हर सूरत, देखिए इसके ये जो वेस्टर्न वॉल है ना, ये अगर हम ये देखें ना, इसमें ये जो क्वार्टर्स बने हुए थे, ये तो पुराने बने हैं ना। 5th अगर हम मैप देखें इसका, पहले मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें लाइन गेट है, ऊपर डेमास्कस गेट है, इसके बाकी सारे गेट्स हैं, और एक इसका गोल्डन गेट जो है वो बंद है, जहाँ से वो कहते हैं कि वो आमद होगी। अच्छा, लेकिन ये अगर आप देखें ना, इसमें आप देखें, अगर ये मस्जिद अक्सा को देखें आप, और कुतुब-उज़-ज़ुहरा को देखें, ये जो डूम ऑफ रॉक, तो इसके साथ आपको ये वेस्टर्न वॉल नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ रोकें इसको, तो ये वेस्टर्न वॉल जो है, इसका एक हिस्सा मुस्लिम में, एक हिस्सा इसका जूइश क्वार्टर में है। लेकिन ये जूइश क्वार्टर और मुस्लिम क्वार्टर एज सच जो हैं, ये तो बने ही बाद में, इनकी कोई एज सच कोई हैसियत नहीं है। ये तो बना दिया ना कि आर्मीनियन आ गए तो क्रिश्चियन रहे, ये तो सारे के सारे, और जो मुस्लिम क्वार्टर है उसमें भी सेटलमेंट्स हैं। तो ये जो है, इसको 47 में इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया था। 1947 में इसको इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जो है यहाँ पे, वो बाद में इसराइल ने कब्जा कर लिया। अब जो बना है फार्मूला 2 स्टेट का, उसमें ये फ़लस्तीनी रियासत का जो अरब प्लान है, जिसको सारे अरब ममालिक ने, OIC ने और पाकिस्तान ने और सारी, उसमें 2 रियासती, जिसमें अब ये आ रहे हैं सारे, फ्रांस भी और बरतानिया भी और स्पेन भी और कनाडा भी, और 142 मुल्क जिन्होंने वोट डाला है, वो 2 रियासती हल जो है उसमें दारुल हुकूमत जो है वो यरूशलेम है। भारत ने भी वोट डाला है, भारत ने भी 2 रियासती उसमें 142 में इंडिया भी शामिल है, ठीक है ना। इंडिया, अमेरिका, इसराइल और बाकी मुल्कों के हमने नाम लिए थे, तो इंडिया ने भी इसकी फेवर में वोट डाला है। 142 में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, सारी दुनिया है। अब इशू ये है कि अब इसको कैसे, क्योंकि वो वहाँ पर वो कहते थे तो मर जाएंगे, मार देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये है कि ये। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो नेतन्याहू है, ये इसके जहन में एक चीज़ ये भी आई हुई है कि इसको एक, वैसे तो क्रिमिनल आदमी है,
ये तो जेनोसाइड भी इसने, वॉर क्रिमिनल भी है, लेकिन करप्ट भी है, करप्ट केसेस भी चल रहे हैं और वो भी है, जेनोसाइड में भी है। लेकिन इशू ये है कि ये कहता है कि भाई मुझे एक मुकद्दस मिशन के लिए दुनिया में भेजा गया है, और वो इसने बाकायदा अभी इसने कुछ अर्से पहले जो है इसने ये बाकायदा इसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, और उसमें ये कहता है कि मुझे एक मुकद्दस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है, और वो है ग्रेटर इसराइल। अच्छा, और मैं उसके लिए आया हूँ, और मेरा काम जो है ना वो ग्रेटर इसराइल को बनाना है, और वो ये नक्शे भी दिखाता रहता है। अगर हम इसकी तस्वीरें देखें ना तो ये न्यू मिडल ईस्ट, ये जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है तो उसके हाथ में एक नक्शा होता है, और ये कहता है वहाँ पे कि ये जो है ये वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का जो ये दिखाता है कि जी उसमें जो है ज़ाहिर है उस वक्त ये न्यू मिडल ईस्ट, ये देखें ना पूरा दिखाता है मैप, ये जो ग्रीन मैप है ये तो इसराइल नहीं है, ये तो ग्रेटर इसराइल का मैप है। इसमें सऊदी अरेबिया को भी दिखाता है, फिर इजिप्ट को भी दिखाता है, फिर इसमें सारी ये जो मैप दिखाता है न्यू मिडल ईस्ट का, तो उसमें तो वो अच्छा। फिर दूसरी जो बात है, ये कहता है कि मुझे मुकद्दस जो है वो एक मिशन के तहत भेजा गया है। अल जज़ीरा 31st लाइट, अरब इस्लामिक कंट्रीज कंडेम नेतन्याहू's ग्रेटर इजराइल रिमार्क, और टाइम्स ऑफ इसराइल 30th, Netanyahu says कि he is on historical and spiritual mission, ठीक है ना, and also feels a connection to vision of Great Israel। अब एक आदमी जो कह रहा है कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाने आया हूँ, जब ये हुआ ना, जैसे ये अरब एकॉर्ड साइन, ये इब्राहिम एकॉर्ड साइन हुए, तो प्रेसिडेंट अर्दोगन फौरी तौर पे 2020 हम ये कर चुके हैं, उस वक्त सारा कवर कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से रिमाइंड कर दूँ, अर्दोगन जो है फौरी तौर पे वो रशिया गए थे, और प्रेसिडेंट पुतिन अनकरा आ गए थे, और रशिया उन मुल्कों में से जिन्हें फौरी तौर पे सबसे सख्त अल्फाज में कहा था कि नहीं, ये जो है ये मुसलमानों का किबला अव्वल है, और रशिया इसकी मजम्मत करता है। अब वो रशिया ज़ाहिर है कि चाइना और ये सारे ब्लॉक बन रहे हैं, आज उसने नेतन्याहू ने चाइना का नाम बाकी लगा रखे, इसका ये तो एक इशू ही दूसरा है, इसमें कोई रशिया अमेरिका ये तो नहीं, लेकिन बहरहाल वो एक मुल्कों का स्टांस नहीं होगा। तो ये है कि स्टीव विटकॉफ का प्लान आगे बढ़े अभी वो, लेकिन चूंकि मार्को रूबियो ने भी आज कह दिया कि अब मुझे इसकी डिप्लोमेसी से ये मामला हल होते नज़र नहीं आ रहा, तो अगर ये डिप्लोमेसी से मामला हल होते नज़र नहीं आ रहा तो फिर कहाँ जाते नज़र आ रहा है। देखिए ना, बात यह है कि अगर उनको ये मामला डिप्लोमेसी से हल होता नज़र नहीं आ रहा तो फिर किसको नज़र आ रहा है, मतलब फिर कहाँ, फिर क्या करना है इसको, मतलब फिर जंगें होनी है, फिर लड़ना है, फिर क्या करना है। तो उनकी तरफ से भी आज जो है ये बात हुई है, और ये अब देखना ये है कि रात को वो क्या मैसेज लेकर आते हैं और क्या उनकी कतर में बात होती है। कतर में तो जाहिर है अभी तो आपने देखा सबका जो मूड था वो तो बिल्कुल ही उसमें जो है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया में मौजूद थे। और 22 तारीख को इजलास होने जा रहा है सऊदी अरेबिया और फ्रांस का। अच्छा, इसी दौरान जो है वो तो देखते हैं कि मामला कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं, ट्रम्प ये ऐलान कर चुके हैं, ये कह रहा है कि मैं जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा और मैं तो मारूंगा, मर जाऊंगा, फिर अटैक करूंगा, दोबारा करूंगा। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि मुझे तो अब लगता है कि इसकी कोई डिप्लोमेसी फारिग हो गई है। तो डिप्लोमेसी फारिग हो गई है तो फिर क्या, फिर यानी जंगें होंगी यहाँ पे। मतलब देखिए ना, डिप्लोमेसी अगर ख़त्म हो गई है तो फिर ख़त्म हो, ये तो कोई बात ना हुई, वो मायूस थे या जो भी था उनका। तो अब बात ये सारी कि उन्होंने ये जुमला कह दिया, तो ये अब मामला जो है ये इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने ये एक सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है। फर्स्ट, द बिग ट्रेड मीटिंग इन यूरोप बिटवीन वो जो स्विट्ज़रलैंड में हो रही थी मीटिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना गॉन वेरी वेल, इट कुड बी कंक्लूडिंग शॉर्टली, अ डील वाज आल्सो रीच्ड ऑन सर्टेन कंपनी that young people in our country very much wanted to save. They will be very happy. कौन सी कंपनी इसका बताता हूँ जी। पाकिस्तान से बड़ा ताल्लुक है इसका, हमारे मुल्क के सकाफत से, हमारी सियासत से। ये टिकटॉक का जिक्र हो रहा है। अच्छा जी, I will be speaking to President Xi on Friday. The relationship remains a very strong one. President DJT डोनाल्ड जे ट्रम्प, वो टिकटॉक के ऊपर इन्होंने कहा था ना कि ये चाइना की इसकी जो ओनरशिप है वो 3 दफ़ा एक्सटेंड किया था कि इसकी जो अमेरिका में जो टिकटॉक चल रही है इसकी ओनरशिप जो है वो अमेरिका में लाई जाए।
तो चाइना जो है वो इसकी ओनरशिप किसी अमेरिकन को दे देंगे, वही रखें, कोई इशू नहीं है। तो वो मेरे ख्याल उस डील की बात वो कर रहे हैं कि कंपनी जिसको ये बंद कर दिया था ट्रंप ने, आए थे 24 घंटे के लिए वो बंद हो गई थी टिकटॉक। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह रहे थे कि मेरे तो बड़े फॉलोअर्स हैं और ये वो सारे, तो टिकटॉक को बड़ा पसंद करते हैं, सारे ही हुक्मरान पसंद करते हैं, ठीक है ना। वो भी चाहते हैं कि आवाम से ज़्यादा वो टिकटॉक पे ही नज़र आए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर लिया तो उनका भी दिल है। तो ये उनके टिकटॉक के साथ जो है वो कह रहे हैं दुनिया सारी इधर की उधर जाए, टिकटॉक जो है ना वो मतलब टिकटॉक है तो बस ठीक है, बाकी कहीं टॉक हो ना हो, टिकटॉक ज़रूर होनी चाहिए। तो अब ये देखना है कि इनकी चाइना, और फिर इसके बाद जो इनका जुमला है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आई विल बी स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट शी ऑन फ्राइडे, यानी 19 तारीख को आ रहा है ना जुमा, तो 19 तारीख को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात होगी, यानी तय हो गया है टाइम। अगर आप देखें ना तो इसमें आखिरी दो लाइन, आई विल बी स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट शी ऑन फ्राइडे, 19 तारीख को इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की बात होगी शी जिनपिंग से। और a company that young people in our country very much wanted to save। अब आप देखें फिक्र इस वक्त उधर जो है वो 3 लाख या 2.5 लाख लोग, और आज भी शहादतें हो रही हैं, दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, सर आगे भी चलो, इधर टिकटॉक चल रहा है। अच्छा बहरहाल, तो अब यह है कि देखना ये है कि दुआ ये है कि ये स्टीव विटकॉफ फार्मूला जिसके ऊपर हमास भी एग्री कर गई, जो ईरान भी एग्री कर गया, जो अरब ममालिक भी करे, दुनिया भी करे, ये आगे बढ़े, कहीं ना कहीं तो डिप्लोमेसी होनी चाहिए ना। ये देखें ये जो नेपाल में हुआ है जी, यानी मुल्क अब वो वहाँ पर, यानी वो तो एक स्ट्रेटेजिक है ना इशू के जी चाइना है या इंडिया, उसको छोड़े, उससे हट के आप देखें अच्छे खासा मुल्क जो है वो मुल्कों के अवाम में कितनी बेचैनी है, वो नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार कि 74 साल जो है वो हसीना वाजे, तो 73 साल जो है वो ओली, तो 75 साल वो, ये जेन जी जो है जो कि 1997 और 2012 के दरमियान बयान होता है कि जो पैदा हुए नौजवान, तो ये ज़ाहिर है इनके इश्यूज़ अलग हैं, इनके मामलात अलग हैं, इनकी दुनिया अलग। अब वो जनाब वो जी बैठे हुए हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर तख्ते नहीं उलटने तो क्या होना है। तो बात यह है कि ये इसमें जो है ये और जो एवरेज एज है वो 25 साल है नेपाल में। नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो उसमें जो एक एवरेज वो जो अक्सरियत जो है वो 25 है, बाकी एशिया में 32 साल है। यानी ये यूथ, पूरी यूथ है इस वक्त एशियन कंट्री, ये पूरा जो एशिया है ये यूथ है, ठीक है ना। तो उसमें जो एक पूरी पॉपुलेशन में पूरे एशिया में 32 है, ठीक है ना, यानी इतनी यूथ है, और नेपाल में 25 है पॉपुलेशन वाइज। तो यूथ इस यंग एशिया, इस यंग वर्ल्ड, तो इसमें अगर आप वो लाके पूरा, अच्छा वो फिर आज मेदोरो ने कहा है कि हम तो तैयार हैं, और इन्होंने आज अच्छा एक और वक्फे इस पे प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले फिर अमेरिका ने एक और मुल्क को वार्न किया है कि हम आपके ख़िलाफ़ आपके पीछे आ रहे हैं, और वो है माली, बुर्किना फासो, नाइजर, वो 3 मुल्क साहिल के, वो 3 मुल्क जो रशिया के करीब चले गए, जहाँ से जो कू बेल्ट के जो मुल्क जहाँ से जो है वो तो वो आज उनको भी वार्न किया है। साथ वेनेजुएला को उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर अटैक करेंगे। चाइना ने कहा है कि वेनेजुएला से दूर रहें। तो एक कशीदगी पूरी दुनिया में, लेकिन सारा जो इस वक्त है इशू, ये अल्लाह करे नेपाल स्टेबल हो जाए, और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन असल जो इशू है वो ये है कि ये जो जंग है ये अगर ग्रे जोन में चली गई ना, तो मैंने आपसे कहा ना कि ये तो एक तो ये है ना जो दहशतगर्द खुदकश, ये वो फ़दाइन के लफ्ज़ से इस्तेमाल होता था, ये ग्रे जोन होना शुरू हो जाए कहीं। ख़ास तौर पे जब इंटेलिजेंस एजेंसी वार्न कर रही है एक मुल्क की दूसरे मुल्क को, तो इसका मतलब है कि वो मुल्कों की डीप स्टेट्स भी डिवाइडेड है ना इस वक्त, और वो जो है वो उसमें फिर वायलेंस या बाकी बेहतरीन मौका है कि आज मार्को रूबियो आके इनको कहें कि भाई ये स्टीव, एक टेलीफोन कॉल करनी है और नेतन्याहू क्या झांकी तरह बैठ जाएगा, और उसके बाद जो है वो ये 2 स्टेट का ऐलान करें, 2 स्टेट सोल्यूशन। अब ये कहना कि जी वो ये चूंकि मुल्क तस्लीम करने जा रहे हैं तो उसकी वजह से 2 स्टेट नहीं हो सकता, भाई आपके बाइडन ने और ट्रंप ने क्या इसको पहले इनको गारंटी नहीं दी
कि हम टू स्टेट सोल्यूशन का ऐलान करेंगे, तो इस मरहले पे आके जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ आपने अटैक कर दिया, तो अब इनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, उसके नतीजे में फिर इतनी स्ट्रांग होगी ये जो सोच है ना। आप क्या समझ, 2 लाख लोगों को वहाँ पे शहीद कर दिया, और ये ईरान में और लेबनान में, और इससे लेबनान के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, शिया सुडानी आए हुए हैं, ये इराक से, ईरान से गए हुए हैं, तुर्की से गए हुए हैं, बता रहे। तो इस वक्त तो इसको संभालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो आग है ना, ये इसको इस तरह फैलेगी कि इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसको यहाँ रोका जाए और डिप्लोमेसी की तरफ जाया जाए, जिसके बारे में मार्को रूबियो कह रहे हैं कि इम्कानात कम है मगर हैं तो सही जी, कम है मगर है तो सही ना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।